पहला राउंड पिछले सप्ताह क्लियर हुआ ऐसा एक ईमेल आया है। और कहने का मतलब यह जो हम सभी लोग कर रहे हैं और विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट में जो कुछ भी काम वाशिम में हुआ मुख्यतः वह सब काम इस प्रोजेक्ट में दिखाया गया। लेकिन शुरुआती दौर में जो काम वाशिम से हुआ, फिर धीरे-धीरे मध्य प्रदेश और अलग-अलग राज्यों में आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और शुरुआती दौर में जैसे 2021 में दादू होवे, दुबे साहब हुए, प्रोफ़ेसर दुबे जी है, शरद भैया जी है या और भी अन्य किसान भाई जो 2021 में जुड़े, तो उन्हीं के माध्यम से पवन सर भी जुड़े। और आज पवन सर के माध्यम से जर्मनी में जो गियर नामक जो संस्था है, उनसे भी हमें जुड़ने का एक चांस मिला। और पवन सर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मदद से, जैसा रुकैया जी जो है, इनके मदद से यह प्रोजेक्ट हम लोगों ने सबमिट किया और आज कहीं न कहीं पहला राउंड जो क्लियर हुआ है, तो इस राउंड के पीछे या इस सफलता के पीछे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि काम कितना भी छोटा होवे, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी होवे, वह दिल से किया जावे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कड़ी को कड़ी जोड़ी जाती है। और उसी सफलता के माध्यम से आज जैसा मैं महाराष्ट्र के जो किसान भाई जुड़े हैं, बड़े पैमाने पे जुड़े हैं, उसी तरह मैं अन्य राज्यों के किसानों को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सफलता अगर वाशिम में मिल सकती है, उसी तरह की सफलता हर जगह पर मिल सकती है। सिर्फ उस डायरेक्शन में हमें प्रयास करना ज़रूरी है। और जितने भी यूथ है, उन यूथ को इन सब चीज़ों का महत्व सिखाना या बताना ज़रूरी है। और उसी माध्यम से जैसा कल ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ अथॉरिटीज़ के साथ में इसी विषय पर चर्चा हो रही थी और आज उनका कहना है कि जैसा एरंडा जैसे और जितनी भी अलग-अलग प्रयोगशालाएँ हैं और विशेष रूप से जैसा 149 लैबोरेटरीज़ है, लेकिन मैं मेरे तरफ से खुद ने कहा कि 40 लैबोरेटरीज़ कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रयास कर रही है। अब उन 40 में से भी 25 प्रयोगशाला का चुनाव होगा और उन 25 लैबोरेटरीज़ को अगर वे अगले 2 से 3 साल प्रयास अगर करते हैं, तो उन्हें भी कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो चीज़ कड़ी से कड़ी जुड़ के आगे बढ़ती है, तो आप सभी लोगों से मेरी यही विनंती रहेगी कि जिस तरह यहाँ महाराष्ट्र में कुछ काम हो रहा है, वही प्रयास अन्य राज्यों में होवे और आप सभी का
जो इसमें योगदान हो रहा है, वह भी काबिल-ए-तारीफ़ है। सिर्फ़ इतना ही है कि अन्य किसान इसमें जुड़े। जैसा मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से देख रहा हूँ कि हम लोगों का जो आंकड़ा है, वो 25-30 मैक्सिमम 35 तक जाता है। तो कम से कम हर एक किसान एक बंदे को भी जोड़ता है, तो 50 से ऊपर हम लोग चले जाएँगे। और यह कहने का कारण यही है कि हम जो सीख रहे हैं, वे अन्य किसानों को भी सीखने को मिले। और इसका एक टीम होना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। यानी हर गाँव में 3 से 4 किसानों का टीम होना चाहिए, या हर तहसील में या हर ज़िला में एक विशेष रूप से टीम होना ज़रूरी है। अभी हम लोग देखते हैं कि खेती में कोई एक बंदा अगर काम करना चाहिए, तो उतने बड़े पैमाने पे नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो अच्छे लोगों को जोड़कर एक अच्छा टीम बनाकर अगर यह काम आगे बढ़ता है, और मेरा ये मानना है कि 10 लोग अगर एक साथ में आते हैं, हर गाँव में से सिर्फ 10 लोग, तो ये काम अच्छा ज़रूर होगा। और इस प्रोजेक्ट में मैंने एक चीज़ देखी, जैसा यह प्रोजेक्ट जब लिखना शुरू था, उस प्रोजेक्ट में उनका यही कहना था कि अगर कोई भी काम शुरू करना है, तो अलग-अलग एक्सपर्ट चाहिए। जैसा आज यह जो प्रोजेक्ट लिखा गया, इस प्रोजेक्ट में किसान भाई भी है, साइंटिस्ट भी है, और एडवाइजर्स जैसे लोग भी हैं। जैसा पवन सर है, या रुकैया जी है, या इवन फाइनेंस का पार्ट, क्योंकि छोटा-मोटा काम भी शुरू करेंगे, तो फाइनेंस टीम भी होना ज़रूरी होती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस देखने वाले लोग, और उसके साथ में एक्सटेंशन वर्कर या पब्लिक रिलेशंस वर्कर, तो इन सबका मिला के एक टीम होता है। और वह पूरा टीम जब दिखता है, तो कहीं न कहीं जो नेशनल या इंटरनेशनल जो भी अथॉरिटीज़ है, वह सब प्रयास देखकर ही कहीं न कहीं इस सफलता को, जैसा जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में सोचा जाता है कि इसे कहीं न कहीं प्लेटफ़ॉर्म दिया जावे। यानी मैं वाशिम का, जब ये प्रयोगशाला शुरू किए हम लोगों ने, तो एक चीज़ दिख रही थी कि हर किसी में उत्साह है, लेकिन उस उत्साह को जब कृषि विभाग की हेल्प मिली, उसी के साथ में जब फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ, तो कहीं न कहीं वह सब चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई। लेकिन पहले हमें टीम, जैसा हमने 2019 में पहले लैबोरेटरी खुद ने एस्टेब्लिश की, उसके बाद में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, और आज अलग-अलग जगह से ये सपोर्ट मिल रहा है। यानी देखिए, शुरुआत खुद ने की, उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मदद की। बहुत सी ऐसी संस्थाएँ, जैसा एनजीओ थी, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि
प्रोफेसर दुबे जो टीम लेकर आए थे पूना में, तो पुण्यधाम आश्रम करके यहाँ पर है। तो उसी संस्था ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से दुबे साहब और दादू या बाकी अन्य लोग, शरत वर्मा जी के भाई साहब आए थे। तो ये कड़ी को कड़ी जुड़ती गई। पिछले साल या आज के 3 साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी हो या सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन हो, फिर धीरे-धीरे करते-करते पवन सर से मुलाकात हुई और यह सब चीज़ें कहीं न कहीं आज इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पता चल रही है। और इसमें से ही मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह का काम हर जगह पर हो सकता है, लेकिन जो प्रयास आप सभी लोगों ने देखा है, यानी आप में से कई गणमान्य व्यक्ति 2 बार या 3 बार वाशी मेरंडा आ चुके हैं। तो जो प्रयास दीपक जी, विजय जी, मनोहर जी एवं सतीश जी कर रहे हैं, उस तरह का प्रयास अगर होवे, तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये सफलता मिलेगी। अब जैसा पिछले कक्षा में हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी, रेजिस्टेंस। जैसा आज कोई भी दवाई छिड़क लो, आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे आज हम महाराष्ट्र की स्थिति में आपको बताता हूँ, आज मकर संक्रांति है और कल से बारिश शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। यानी हम पहले देखते थे कि जून से सितंबर तक बारिश का मौसम रहता था, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां हो चुकी है कि पूरा मौसम कैसे बदलेगा और क्या होगा यह प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो गया है। और इस मौसम की वजह से बहुत से जो बीमारी फैलाने वाले जो जीव जंतु है या जो इंसेक्ट का अटैक होता है, यानी कीड़ा लगने का जो प्रॉब्लम है, यह बढ़ने का या बढ़ जाता है या उसके चांस बढ़ जाते हैं। और फिर उस समय किसी भी तरह का आप खाद यूज कर लो, किसी भी तरह का पेस्टिसाइड आप यूज कर लो, वो कहीं ना कहीं डैमेज करके जाता है। और यह रेजिस्टेंस आने वाले समय का सबसे बड़ा विषय रहेगा। यानी पतंजलि के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि योग इस विषय में, यानी योग करके ही आज कितने लोगों को कितना बेनिफिट होता है। तो उसी तरह की एक्टिविटीज अगर एग्रीकल्चर में भी वह प्रयास किया जावे। अब जैसा हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्रिकॉशनरी योग करते हैं, तो हमें हमारे सेहत में कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। उसी तरह अपने खेत में जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है, जैसा मैं हर काम अपने समय पे करूं एवं मिट्टी सुधार में अगर मैं काम करूं, मिट्टी को सुधारने में अगर काम करूं, जितना हम मेहनत छिड़काव के लिए करते हैं, जितना मेहनत हम खाद देने के लिए करते हैं, उसी तरह का मेहनत अगर हम लोग मिट्टी सुधार का जो प्रोग्राम है उसमें अगर देवे, तो कहीं ना कहीं हमें यह रिजल्ट मिलता है। और यही रेजिस्टेंस की जो बात हम लोगों ने पिछले सप्ताह से छेड़ी है,
यानी यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, जैसा शिमला मिर्च हम लोग जो खाते हैं, तो उसमें एक ब्लैक थ्रिप्स आजकल आता है, और वो ब्लैक थ्रिप्स अलग-अलग दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होता है, जो कीटनाशक हम लोग यूज़ करते हैं। जैसा मक्के की जो फसल है, उस फसल में जो आर्मी वर्म आती है, स्पोडोप्टेरा, तो वह 40 अलग-अलग तरह की दवाइयाँ वह यूज़ करके भी वह कंट्रोल नहीं होता है। और जो व्हाइट ग्रब का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था गन्ने का, तो वह भी बड़ा विषय होते जा रहा है। यानी शुरुआती दौर में यह व्हाइट ग्रब सिर्फ़ गन्ने के खेत में महाराष्ट्र में देखा गया, लेकिन आज सोयाबीन जैसे फसल में भी ये आता है, मूँगफली में भी यह आने लग गई। तो कहने का मतलब, यह जो कीड़े हैं या बीमारियाँ हैं, यह अगर हमें कंट्रोल करना है, तो हमें इंटीग्रेशन में काम करना ज़रूरी है। और यह जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे पास में ही है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि जंगल में कोई खाद नहीं डालता है, या जंगल में कोई दवाई छिड़कता नहीं है, लेकिन जंगल में जितने भी प्रॉब्लम्स है, ऑटोमेटिकली सॉल्व नेचर के माध्यम से होते हैं। यानी हम लोग देखते हैं कि जून महीना से लेकर सितंबर महीने तक जंगल हरा-भरा दिखता है। जब तक बारिश का सीज़न हो तब तक हरा-भरा दिखता है, और बाद में उसके ही पत्ते जब जड़ के नीचे गिरते हैं, वही पत्ते खाद का काम करते हैं। और नेचुरली जंगल चलता है, तो उसी तरह हमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी वही जो पत्तियाँ नीचे गिरती है, वही पत्ती खाद का काम करती है। और वह चीज़ हमें क्या सिखाती है, तो जो भी फसल हम लोग लेते हैं, उसके जो रेसिड्यूज़ वहाँ खेत में बच जाते हैं, उसे हम लोग जो जलाते हैं, वह जलाना नहीं चाहिए। वही पौधे का जो रेसिड्यू है, वही खाद का काम करता है। और जो ऑर्गेनिक मैटर की हम बात करते हैं, वही ऑर्गेनिक मैटर उसी में से बड़े पैमाने पे मिलता है। और जब ऑर्गेनिक मैटर का लेवल खेतों में बढ़ता है, तो ये जो सारे जो सूक्ष्म जीव है, या अन्य जो जीव मिट्टी में उपलब्ध हैं, वे सारे अपने-अपने कार्य बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और इन्हीं वजह से इन सूक्ष्म जीवों का काम, जैसा पिछले 150 से 200 सालों के कुछ रेफरेंसेस है, कि 150 सालों से ट्राइकोडर्मा का उपयोग दिखाया गया है। 150 साल पहले मेटाराइजियम का रिजल्ट मिला है, और आज भी ट्राइकोडर्मा एवं मेटाराइजियम किसान भाई यूज करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी दवा है जो मार्केट में आती है और पिछले 30 साल से चल रही है, हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जैसा एक कॉपर है, वह भी प्राकृतिक है। वह जो कॉपर है, वह कॉपर इसी ट्राइकोडर्मा की जैसा ही पिछले 150 या 200 सालों से यूज हो रहा है। लेकिन जो नई दवाई मार्केट में आती है, ये बहुत पावरफुल है, बहुत तेज है, लेकिन वही दवाई 10 सालों के बाद में अपना रिजल्ट देना बंद करती है।
और उसका कारण है कि यह जो रेजिस्टेंस आता है, वह दवाई एक विशेष रूप से एक ही चीज़ पर काम करती है और उसी का परिणाम यह हुआ कि आज अगर हम मार्केट में किसी भी फसल के लिए अगर दवाई लाने जावे, जैसा मैं यहाँ पर शब्द यूज़ कर रहा हूँ दवाई, हम लोग दवाई कहते हैं लेकिन वे सारे जितने भी केमिकल हैं वे सारे ज़हर हैं। तो इनका लिस्ट अगर देखा जाए, तो लिस्ट पिछले 25 सालों में बड़े पैमाने पे बढ़ गया है। यानी जहाँ 2 पेस्टिसाइड में काम होता था, आज 20 आ चुके हैं और उन 20 का भी कितना रिज़ल्ट मिलता है, वह आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यह सब जो चीज़ें हैं, जो खेती में हो रही है, उसी तरह का विषय आज अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग देखते हैं। इतनी अलग-अलग तरह की दवाइयाँ, यानी पहले आज के 100 साल पहले क्या आदमी बीमार नहीं पड़ता था? और आदमी कितनी भी बड़ी बीमार होए, तो किसी भी तरह का टेस्टिंग करे बगैर वो ठीक करने की ताकत डॉक्टर्स लोगों में थी। पर आज छोटा-मोटा भी बीमारी होवे, तो कितना तरह का टेस्टिंग होता है, हम सब देखते हैं। और वही चीज़ें रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। वही हमारी ताकत, जैसे हमारी ताकत कम करती है, उसी तरह की ताकत हर वनस्पति की, हर पौधे की ताकत कम होने में, यानी कम होते हुए हमें दिख रही है। और जैसा सिर्फ गोबर खाद से या बकरी खाद से जो इससे पहले खेती होती थी, आज तरह-तरह की हम लोग खाद लाना शुरू किए। यानी एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि शुरुआती दौर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहा गया, लेकिन आज उसी नाइट्रोजन को अलग-अलग तरह से प्रेज़ेंट किया जाता है। यानी पहले नाइट्रोजन के लिए यूरिया का यूज़ हुआ, आज उसी नाइट्रोजन के लिए 19-19-19 या और कितने अलग-अलग तरह के फर्टिलाइज़र हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा किसान भाइयों को उनके नाम पता होंगे। तो कहने का मतलब वही नाइट्रोजन है लेकिन अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है और आज उसी माध्यम से नैनो यूरिया हम लोग लेना शुरू किए। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमें सोचना ज़रूरी है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है और विशेष रूप से जितने भी अनुभवी किसान भाई हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ, तो उनका यही कहना आता है कि जितना काम हम खेत में कम करेंगे, उतना हमें अच्छा परिणाम दिखेगा। जितना हम दिमाग लगाएँगे, उतने दिक्कतें हम बढ़ाते रहते हैं और सिंपल-सिंपल सी चीज़ें हैं, वह चीज़ें करके भी हम अच्छे से खेती कर सकते हैं। और उसी विषय में लेकर जो मैं पिछले सप्ताह भी कहा हूँ, कि यहाँ पर जो अलग-अलग जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं, वे साइंटिफिक वर्ड्स भी हम किसान भाइयों को समझना ज़रूरी है। देखिए, किसी भी विषय में अगर आगे बढ़ना है, उसको समझना है, तो पहले तो हमें पढ़ाई करना ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ में हमें वो समझना ज़रूरी है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। और उसी तरह से जैसा हम लोग पहली कक्षा से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं नौकरी मिलती है। उसी तरह खेती में भी, खेती में जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं,
उस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है कि मान लो मैं कोई खाद यूज़ कर रहा हूँ, तो वो खाद क्यों यूज़ कर रहा हूँ? उसका नाम क्या है? जो दवाई यूज़ कर रहा हूँ, उस दवाई का नाम क्या है? यानी हम कमर्शियल नाम बोतल पे का याद रखते हैं, लेकिन उसमें क्या चीज़ है, वह हम लोग नहीं याद रखते। फिर उस टेक्निकल इंग्रीडिएंट यानी उस दवाई में जैसे हम लोग कहते हैं कि बुखार है, तो हम लोग क्रोसिन का गोली खाते हैं, लेकिन क्रोसिन यह कमर्शियल नाम है। उसमें टेक्निकल इंग्रीडिएंट क्या है? तो पैरासिटामॉल है। तो यह चीज़ें भी हमें याद रखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और उसी कड़ी को लेकर मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि ये जो शब्द है, ये शब्द हमें लिखना चाहिए और एक शब्द 100 बार हम अगर लिखेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और यह जो रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम बहुत आसानी से कंट्रोल होता है। जो नवधान आटा या अब 16 तरह के अनाज और दालों को लेकर जो स्लरी हम लोग बनाते हैं, वही इसका सही आंसर है अलग-अलग बीमारियों के लिए या अलग-अलग जो कीड़ा लगता है उसके लिए। और आसानी से कोई भी किसान यह स्लरियाँ बना सकता है, क्योंकि इन्हीं स्लरी के माध्यम से हमें ये सारे जो चीज़ें हैं, जैसा एंजाइम्स है, मेटाबोलाइट्स है, ये सारी चीज़ें हमें इसके माध्यम से मिल जाती है। और यही सब चीज़ें, जैसा हम लोग कहते हैं कि आज 12-15 तरह के खाद है, 12-15 तरह के पेस्टिसाइड है, उसी तरह प्रकृति में जो प्राकृतिक खाद एवं दवाइयाँ हैं, वे भी 10-15 तरह की है। बस हमें उतने खादों को समझना ज़रूरी है। और विशेष रूप से ये सारे के सारे अपने खुद के खेत में ही उपलब्ध है। यानी मेरा ये मानना है कि ये सारे जितने भी खाद है, हमें बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। वे अपने खुद के खेतों में उपलब्ध है। जैसा नाइट्रोजन जो हमें फसल को लगता है, उसको लगने वाला जो एज़ोटोबैक्टर है, यह तो मिट्टी में ही होता है और प्रकृति ने दिया है। सिर्फ हमें उसे अपना भोजन देना ज़रूरी है। फास्फोरस जो उपलब्ध कराने वाला जीव है, जैसा बैसिलस मेगाटेरियम है, वह मिट्टी में लाखों सालों से वहीं पर है, सिर्फ उसे उसका भोजन मिलना ज़रूरी है। तो इसी तरह अलग-अलग तरह के प्राकृतिक खाद एवं दवाइयाँ मिट्टी में ही है। और उनको जैसा हर जीव को एक भोजन लगता है, उसी तरह का भोजन अगर हम लोग इन्हें देवें, तो हमारी खेती अच्छा होने में समय नहीं लगाएगी। लेकिन हम लोगों ने इन सूक्ष्म जीवों को या अन्य जीवों को उनके भोजन के अलावा केमिकल खाद की आदत डाली, और उसके साथ में ही केमिकल खाद के साथ केमिकल पेस्टिसाइड्स की हम लोगों ने आदत डालना शुरू की। और आज परिणाम हम सभी देख रहे हैं कि खेत में कितना भी कुछ कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। और जैसा मैंने कहा है कि आज मकर संक्रांति है, लेकिन बारिश हो रही है। तो यह जो परिणाम है, यह जितना भी हम लोगों ने हमारे घर में से, हमारे खेत में से, हमारे इंडस्ट्रीज में से जितनी भी चीज़ें
इस प्रकृति में, इस नेचर में हम लोगों ने छोड़ी है, उसका परिणाम आज देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में हम लोग इन सभी विषयों को, जैसा मैंने कहा है कि ये सारी चीज़ें अपने मिट्टी में उपलब्ध है। ये जितना भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एज़ोटोबैक्टर है, राइज़ोबियम है, एसिटोबैक्टर है, बैसिलस मेगाटेरियम है, ट्राइकोडर्मा है, फ्रुटेरिया औरेंशिया है, सुडोमोनास है, ये सारी चीज़ें अपने मिट्टी में उपलब्ध है। सिर्फ हमें इन सभी जीवों को अपना-अपना भोजन देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें ये सारे जीव मिलकर अच्छे से करते हैं। लेकिन इन सब जीवों के बारे में समझना ज़रूरी है और वही जो विषय रहेंगे आने वाले समय में, इन हर हर शब्द पर, जैसा यहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या विरिडी, उसके बाद है सुडोमोनास, बैसिलस। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सूक्ष्मजीवों के नाम हैं और इनके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। तो यही आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे और जो मैंने शुरुआती दौर में कहा कि इसी तरह का अगर हम लोग एजुकेशन अपने गाँव में 4 किसानों को एक साथ में लेकर अगर यह खेती की पढ़ाई, खेती के बारे में समझना, यह विषय अगर हम लोग शुरू करेंगे, तो जो सफलता आज वाशिम के टीम को मिल रही है, उसी तरह की सफलता हर किसी को अपने-अपने गाँव में एवं जिला में हमें मिल सकती है। तो ये जितने भी नाम मैं यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ, अभी मेरा प्रेज़ेंटेशन होने के बाद मैं आज दोपहर तक यही पीपीटी आप लब सभी लोगों को अपने ग्रुप के माध्यम से शेयर करूँगा। मेरी यही विनंती रहेगी कि आप सभी लोग मिलकर एक-एक छोटी बुक बनाइए, नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में, जैसा यहाँ पर देखिए पहले लिखा है मेटाराइज़ियम, तो आपको उस बुक में पहले पन्ने पे मेटाराइज़ियम लिखना है, 100 बार लिखना है। दूसरा दिन जो है, उस दूसरे दिन नया शब्द लेना है, बिवेरिया, वो 100 बार लिखना है। लेकिन पहले दिन जो मेटाराइज़ियम लिखा, वो भी 2 बार लिखना है और ऐसा आने वाले 100 दिनों तक करना है। यानी मान लो आज की तारीख 14 है, 14 को मैंने मेटाराइज़ियम लिखा, तो 15 तारीख को मेटाराइज़ियम 2 बार लिखा जाएगा, लेकिन बिवेरिया 100 बार लिखा जाएगा। तीसरे दिन वर्टिसिलियम लेकेनी 100 बार लिखा जाएगा, लेकिन मेटाराइज़ियम 2 बार और बिवेरिया 2 बार। इसका मतलब 100 दिनों तक आप मेटाराइज़ियम को 2 बार या बिवेरिया को 2 बार या वर्टिसिलियम को 2 बार लिखोगे। एक ही चीज़ अगर 100 बार करी जावे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वह चीज़ याद हो जाती है। और जैसा आज एग्रीकल्चर में ये शब्द सभी को पता है, यानी अगर मैं शरद भैया को पूछूँ कि बिवेरिया, तो उन्हें याद है, उन्हें पता चल गया है। लेकिन बिवेरिया कीटनाशक है, बिवेरिया फंगस है, बिवेरिया क्या बनाता है, यह अगर पूछा जाए सभी किसानों को, तो पूरी मालूमात नहीं होती है। तो जैसा हम ऐसे लिखते हैं, जैसा हम लोग 5वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक ऐसे राइटिंग करके एक हर पेपर में होता था। तो अगर मैं मेटाराइज़ियम के ऊपर एक पूरा पन्ना भर के लिखने को कहूँ या उसके लिए
10 या 20 वाक्य लिखने को कहूँ, 10 सेंटेंसेस लिखने को कहूँ, तो वे 10 सेंटेंसेस हमें लिखना आना चाहिए। अभी अशोक भाई पटेल ने कुछ स्तोत्र या श्लोक संस्कृत में कहे, तो वो जो चीजें लिखी गई है, वो कहीं न कहीं पढ़ाई के माध्यम से, लिखाई के माध्यम से आज भी हम लोगों तक पहुँची है। और उसी वजह से यह सारी चीज़ें आने वाले पीढ़ियों तक जाना ज़रूरी है। उन्हें इन सभी प्राकृतिक चीज़ों का महत्व समझना ज़रूरी है। और हर प्राकृतिक चीज़ अगर जीवित रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, यह चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। जैसा मैंने कई बार कहा है कि मुझे अगर मेटाराइज़ियम नेचुरली मेरे खेत में बढ़ाना है, तो हमें हमारे घर का जो चावल है, उसका आटा ही काफ़ी होता है। हमें अगर ट्राइकोडर्मा बढ़ाना है, तो हमें बाजरे का आटा ही काफ़ी होता है। तो पहले मैं ट्राइकोडर्मा समझूँ, पहले मैं मेटाराइज़ियम समझूँ, पहले मैं बिवेरिया समझूँ, फिर उन सब सूक्ष्मजीवों को क्या भोजन दिया, तो वे खेत में काम करेंगे। और जैसा मैंने कहा है कि ये लाखों सालों से अपने खेत में ही है, सिर्फ हमें उन्हें जीवित रखना है। और जीवित रखने के लिए उनका जो भोजन है, यानी यहाँ पर आप यह जो जी ओम, ये जो वीडियो खुले हुए हैं इन्हें यदि बंद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ओम, वीडियो बंद करो। तो यह जो भोजन है, सारी चीज़ें खेत में उपलब्ध है, प्रकृति ने भर-भर के दिया है। हमें हर भोजन, जैसा मैं आज ये कहता हूँ कि 8-9 साल के रिसर्च के बाद पता चला कि मेटाराइज़ियम के लिए चावल चाहिए। तो उसी तरह ये जो सारे सूक्ष्मजीव है, इन सभी सूक्ष्मजीवों का अपना-अपना भोजन क्या होता है, यह समझना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर एक विषय अगले 2 मिनट में रखूँगा और मेरी वाणी को विराम दूँगा। जो साइंस है, अगर हमें दवा की खोज करना है, तो उसे कम से कम 8 से 10 साल का समय लग जाता है। और कभी-कभी यही समय 20 सालों तक चला जाता है। लेकिन 10 लोग एक साथ मिलके काम करेंगे, तो वही 20 साल का जो समय है, वह 2 साल भी काफ़ी होता है, यह मेरा मानना है। और उसी वजह से जो टीम आज हम लोग यहाँ पर योगाहार के माध्यम से देख रहे हैं, कम से कम मैंने कहा है कि 25 से 30 लोग तो जुड़ते हैं, लेकिन हमें शुरुआती दौर में 25 से 50 करना है। हर एक बंदे को जोड़ना है। लेकिन जो 25 लोग आज एक साथ में जुड़े हैं, वे सारे मिलकर एक छत के नीचे काम कर सकते हैं। जैसा मान लो कोई किसान भाई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, लेकिन वहाँ रह के भी एक टीम जैसा हम लोग काम कर सकते हैं। यानी आज अगर इंडिया की क्रिकेट टीम का एग्जांपल लेवे, तो क्रिकेट टीम का बंदा एक ही गांव से नहीं है। जो 11 के 11 प्लेयर होते हैं या 16 प्लेयर जो होते हैं, वे सारे अलग-अलग राज्यों से होते हैं, अलग-अलग जगह से होते हैं। तो जिस तरह क्रिकेट का टीम एक साथ में आकर खेलता है, उसी तरह हम सारे किसान भाई, भले ही अन्य राज्य से हो या आने वाले समय में भले ही हम लोग अन्य देशों से होवे, तो हमें एक टीम के साथ काम करना ज़रूरी है।
और अगर हम लोग टीम बन के काम करेंगे तो हमें जो सफलता 20 साल बाद मिलना है, वह सफलता आने वाले 2 या 3 साल में मिलेंगी। और जितने भी नाम मैंने ये दिया है, तो ऐसा मानिए कि ये हमारे खेती को बचाने की टीम है। ये जितने भी नाम यहाँ लिखे हैं, यह सब मैं आप सभी लोगों को शेयर करूँगा। जैसा यहाँ पे देखिए, अर्थवर्म मैन्योर लिखा है, वर्मी वॉश लिखा है, एनिमल मैन्योर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यह एक टीम बन के खेत में जाना चाहिए। हर किसी किसान को सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें जहाँ उपलब्ध है, उसका उपयोग उस खेत में होना ज़रूरी है। और इन सभी शब्दों को मैं एक टीम के रूप में मानता हूँ, और वही पूरे जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका उपयोग अच्छे से होना चाहिए। आने वाले समय में इन सभी शब्दों को हम अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे, और जो प्रकृति में है वही सीखना है, नया कुछ ला के डालना नहीं है। जो है उसी को सँभालना है। जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो कमा के रखा है, उसको सँभालना सीखो। नया लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसी तरह जो प्रकृति ने दिया है, वह हमें सँभालना है, और आने वाले पीढ़ी को हमें यह देना है। जैसा मैंने किसी एक व्हाट्सएप के वीडियो के माध्यम से एक चीज़ देखने को मुझे मिली, उसमें एक ही चीज़ लिखी थी कि हम 100 साल तक जीने वाले हैं मैक्सिमम। तो 100 साल के लिए यह जो खेती है, यह जो प्रॉपर्टी है, वो हमें लीज़ पर मिलती है। आने वाले पीढ़ी को वही प्रॉपर्टी, फिर वो मेरी प्रॉपर्टी यानी मेरी खेती भी आने वाले पीढ़ी को मैं अच्छी बनाकर दूँ, यह हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हम लोग इसके पीछे का साइंस सीखने का प्रयास करेंगे। जी ओम। जी बहुत अच्छा सर। और डॉक्टर किशोर सर जी का हैंड रेज है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हमें। धन्यवाद शरद जी। सबसे पहले तो मैं चौहान सर और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट छोटे किसानों के हित में लिखा है और वह इंटरनेशनल लेवल पे उसको पहली पादान में मान्यता मिली है, उसके लिए निश्चित रूप से उनको हार्दिक बधाई। और वो योगाहार के भी सदस्य है। हम सब किसानों के राकेश जी सुन रहे हो तो ये बंद करो भाई। राकेश जी, ये वीडियो क्यों चला रहे हैं आप? बंद कर दो। जी जी। वो योगाहार टीम के भी सदस्य है। योगाहार के इटारसी में भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और हमेशा जुड़े हुए हमारे रेगुलर मेंबर के साथ में है वो। तो निश्चित रूप से योगाहार के सदस्य के नाते भी उनको विशेष रूप से बधाई। मैंने जब टीम को लेके गए थे, उसके पहले भी मैंने बोला था, एक शायद अपनी इसी प्लेटफॉर्म पे बोला था कि अगर संतोष सर चाहते तो बहुत एक आधी बड़ी कंपनी डाल के हजारों लाखों रुपए कमा सकते थे। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बदौलत पुणे जैसे शहर में और एनसीएल जैसे इसमें पढ़ने का जो वकूफ उनमें था तो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो रास्ता ढूंढा है कि गरीब किसानों को उत्थान के लिए छोटी छोटी लैब खड़ा करना और उसके माध्यम से गरीबों की सेवा करना, किसानों की सेवा करना, यह अलग से जो रास्ता ढूंढा है उन्होंने, वह बहुत सराहनीय है। और उसी के लिए वो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स या छोटे छोटे लैब्स खड़े करते हैं। और इसी के लिए, इसी के माध्यम से अभी जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में हम सबको हाथ बटाना चाहिए। और हम सबका जो एक्सटेंशन वर्कर्स का काम है, उसमें जो भी जिम्मेवारी सर देते हैं अलग अलग राज्यों में, योगाहार परिवार के माध्यम से, योगाहार का ही तो एक प्रोजेक्ट है निश्चित रूप से, तो इसमें हम सबने हाथ बटाना चाहिए। ऐसा मैं मेरी कामना रखता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
और मेरे शब्द वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। मैं एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि जब हम लोग यह प्रोजेक्ट लिख रहे थे, तो कहाँ पर क्या चीज़ सही तरह से जानी चाहिए, वह पवन सर ने सिखाया। और मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि हम एज़ अ टीम अगर काम करेंगे, तो कोई भी चीज़ आसान हो जाती है। यानी मैं सिंपल सा रुकैया जी का भी यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि रुकैया जी ने भी जिस तरह से कमेंट्स दिए, जिस तरह से एफर्ट्स लिया, तो उन सब चीज़ों का ये परिणाम है। और कोई अकेला बंदा अगर काम करेगा, तो उसे सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हर कोई अपने-अपने फ़ील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो इन सभी का अगर हम लोग अगर मदद लेके आगे बढ़े, जैसा अभी डॉक्टर दुबे साहब ने कहा है कि हमें साथ में मिलके आगे बढ़ना है। और मैंने एक चीज़ ये भी कही कि मेरे गाँव के ही 4 लोग ना हुए, मेरे देश में से मुझे 40 लोग मिल जाए, तो हम सब लोग एक ही एक ही विषय पर अपने-अपने जगह पे रहकर भी यह काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो जितने भी जुड़ते हैं, और मेरा ये मानना है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, तो हर राज्य के किसान एक साथ में आकर एज़ ए इंडियन टीम, इंडियन नेचुरल फार्मिंग टीम यह बनकर यह काम करे, ताकि हम जो एक 100 साल की लीज़ पर, मैक्सिमम 100 साल की लीज़ पर जो हमें खेती मिली है, जो प्रॉपर्टी मिली है, आने वाले पीढ़ी को हम लोग जाते समय वह अच्छे से देकर जावे, यही मंशा है, यही इच्छा है। जियो। बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। और ये आज दुबे सर जी की भी एक पहल थी, तो कहाँ योगाहार को पहुंचा दिया, और बहुत सारी ऊर्जाएं हमारे इस योगाहार में आपसे प्राप्त करी है। अब मैं रमेश दादू जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, ये हमारे दादू हम। जी ओम, सदन को नमन। आज के योग कक्षा बहुत अच्छी रही और चर्चा भी बहुत अच्छी रही, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे ही जो है योगाहार और एरंडा लैब ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोजेक्ट सबमिट किया, उसकी स्वीकृति मिली है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार है। सर, अभी हम देख रहे हैं, जैसा आपने कहा है कि इंडियन टीम बने, सब लोग मिलकर के काम करें, पर अभी हमारे यहाँ जो ट्रेंड चल गया है योगाहार के बाद, अनेक ऐसे लोग जो है अपने छोटे छोटे ग्रुप में इसी तरह की चीजें चला रहे हैं। उसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। परंतु इसके बाद ही जैसे अभी हमने देखा छिंदवाड़ा से लिंक आ रही है, उन्होंने अपना एक चला लिया। हमारे भगवान दास जी यहाँ इसमें रहते थे, उन्होंने एक लिंक चला लिया। उसके कारण कुछ भी हो सकते, परंतु निश्चित रूप से इनके सबके साथ मिलकर के और सब अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे वैभव जी उनका अपना एक अनुभव है, कल जो है अमरावती से जुड़े थे, उनका अलग अनुभव है। ये सब लोग यदि मिलकर के काम करें और आपके मतलब गाइडेंस में यदि ये काम है, वो भी सब अलग अलग शोध कर रहे हैं, अलग अलग चीज का मिश्रण कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं और किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और एक एक के पास, किसी के पास 1500 किसान है, किसी के पास 500 किसान है, तो सब लोग ये कर रहे हैं। उनके उसमें कितने जुड़ रहे हैं कितने नहीं, पर वो यहाँ से लेकर जैसे, तो जब तक ये सकल एक जैसा, जैसा कि हमने हलोल में सुना है, समझा है, परंतु वो एक जैसे जब तक नहीं होगा तब तक तो मुश्किल है। पर हमारा प्रयास
हम लगे रहें, जितने भी लोग हैं इनमें आपस में बात करें, चर्चा करें, उन लोगों को जोड़ें। आज भी मैंने इन लोगों को सबको फ़ोन किया कि भैया जुड़ जाओ, तो निश्चित रूप से हम जो जुड़ते थे उनमें थोड़ी सी जो है संख्या बढ़ी है, पर सब लोग यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे होंगे। और अब सर ये दिन जो है हमारी ही गलती से कभी मंगल कभी बुध हो रहा है, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो आज हम ये तय भी कर दें कि हम कौन दिन दे सकते हैं, तो उसको फिर वो सब लोगों को याद रहेगा। जी ओम, सभी को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा सर, और बहुत दादू ने जानकारियां रखी हैं। अब मैं संतोष सर जी को बुलाता हूं कि कौन सी डेट, अगर अपन लोग मंगलवार बुधवार में से आप जैसा आपको जो सुविधा अनुसार रहेगा, उस डेट के विषय में आप थोड़ा बताइए। एक्चुअली यानी मंगलवार बुधवार गुरुवार में से कोई भी दिन चल जाएगा। आप मुझे बताइए आपको कौन सा दिन चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मैं जैसा अभी वाशिम में जब ये सारे किसान भाई आते हैं तो संडे का रात्रि 8 बजे का भी कुछ कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो वो भी हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसा लोग होते हैं कि संडे को अपने गांव से दूसरे गांव, जैसा नौकरी करने वाले जो लोग रहते हैं वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है। तो वह भी हम लोग सोच रहे कि वह शाम का और विशेष रूप से संडे का वो समय, तो आप ही मुझे बताइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मंगलवार हो बुधवार हो या गुरुवार, और ये 3 दिनों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कहो गुरुवार तो गुरुवार भी हम लोग कर सकते हैं। मैं रंजना बहन जी अगर हैं और किस किस के कौन से दिन निश्चित हैं, तो वो अपने अनुसार अगर बुधवार को रखे तो मैं रंजना बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। रंजना जी है नहीं तो आदरणीय शिवाजी माने, शिवाजी का हैंड रेज है, उन्हें बुला लें सर। जी जी जी, शिवाजी आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपना संक्षिप्त में क्वेश्चन। धन्यवाद। वंदे गो मातरम सदन को आदरणीय गुरुजन चौहान साहब ने और आप सब ने जो बोला है वो सही है। पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग को आधारित खेती का यज्ञ कुंड जल चुका है। सब अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप में सब कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे है। ये अपना पुराना वारसा है। हमारे योगी ऋषि या पूरे 5000 साल पहले से खेती का जब करना चालू कर दिया, वहां से आने वाला ये जो प्रवाह अखंड चलता रहेगा। बहुत सारी थ्योरियां है, कंफ्यूजन हो गया है उसमें, उससे भी वो भी अच्छा है। हर एक का अपना अपना प्रयास और उसके निष्कर्ष एक साथ इकट्ठा कर दिए तो अच्छा निकलेगा। यही मेरी प्रार्थना है कि संतोष चौहान सर जी को हम मिलना चाहते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर या अवेलेबिलिटी अपने ग्रुप में डालें तो ठीक रहेगा। यही विनती है। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा, और आपको हमारे नंबर मिल जाएगा। ये आप हमारे रमेश दादू जी से नंबर ले सकते हैं, रंजना बहन जी से ले सकते हैं। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद जी जी मैंने ग्रुप में डाल दिया है। जी जी, धन्यवाद। आप ग्रुप में भी डल गया है तो आप। अब मैं डॉक्टर रोशन लाल सर जी को बुलाता हूँ कि आज का समापन भी वही करें और आज का आभार भी। जी सर, सादर शरद भैया, अगर गुरुवार का दिन अगर ना होवे किसी का, तो सर हम गुरुवार लोग, हमारा वो फिक्स है सर, गुरुवार थोड़ा सा, तो बुधवार खाली है। नहीं, मंगलवार है किसी का? मंगलवार नहीं है सर, मंगलवार भी खाली है। हाँ, तो अगर गुरुवार अगर नहीं है तो फिर मंगलवार हम लोग करें। जी जी और जैसा मेरा ये भी कहना है कि अगर मान लो कभी कभी 8 बजे तक सभी लोगों के सवाल जवाब अगर नहीं होते हैं, तो हम लोग 10 मिनट का समय और भी बढ़ाकर 8 बजकर 10 मिनट तक
जी चर्चा लेवे, ताकि यानी वो चीज क्या होता है फिर हफ्ता भर रह जाती है। और जी एक जी चीज में जो हलोल में हम लोगों ने शुरुआत किए थे कि हम लोग अपने खुद के खेत से, जैसा हम लोग यहाँ गुंठा कहते हैं महाराष्ट्र में, यानी एक ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फीट, तो 3000 स्क्वायर फीट खेती अपने खुद के परिवार के लिए प्राकृतिक खेती, 100% खेती करना शुरू करे। और अगर मान लो उसमें भी बहुत कम खेती है, तो जैसा जितना हो सके उतना हर किसान भाई अपने खुद के परिवार के लिए यह प्राकृतिक खेती शुरू करके उसका कैसा रिजल्ट आता है उन्हें 2 साल में पता चल जाता है। और जी हर कोई अपना अपना ये प्रयास रखिए। डॉक्टर रोशनलाल जी का हैंड रेस था। जी जी जी, मैं डॉक्टर रोशनलाल सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज का समापन भी अपना प्रश्न। जी जी, धन्यवाद शरद भैया, बहुत सुंदर चर्चा आपके साथ हो रही है। और बस मेरा इसलिए मैंने हैंड रेस गुरुवार सर ने बोला मंगलवार को कर दें। और दूसरा, जब हम प्रश्न करते हैं ना, तो मेरा एक निवेदन है, जो भी प्रश्न करें, हमारे जो भी सदस्य हैं सब बहुत ज्ञानी हैं, पर मेरा ये निवेदन है कि भूमिका कम करें, सीधे प्रश्न पे आए तो उससे समय बचेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। हम तो भूमिका में ही ज्यादा समय कर देते हैं और वास्तविक प्रश्न से छूट जाते हैं। तो सबसे निवेदन है कि जब भी आपको प्रश्न करना हो तो सीधे प्रश्न पे आए, भूमिका नहीं बांधे कि मैं देश में ऐसा हो रहा, उसमें ऐसा, ठीक है वो सब